गुड मॉर्निंग 11th क्लास। बच्चों 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज हम नया चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे। कुछ एक पॉइंट फिर से मैं बता देता हूं बच्चों। सेकेंडरी ग्रोथ स्टेम और इन डाइकॉट स्टेम और सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट रूट हमने पिछली क्लासेस में किया। जनरली जो वेस्कुलर कैम्बियम है और कॉर्क कैम्बियम जो है वो रेस्पॉन्सिबल है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। तो जनरली जो वेस्कुलर कैम्बियम का जो पार्ट है जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में और फिर वेस्कुलर बंडल के बीच का पार्ट है, तो यहाँ पर दो प्रकार की जो सेल्स है, एक तो है फ्यूजिफॉर्म सेल्स, फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स, उनके डिवीजन से न्यू लेयर्स बनती हैं, ठीक है। साथ ही साथ रे इनिशियल या रे पेरेन्काइमेटस सेल्स होती है जिनसे वेस्कुलर बंडल के बीच में भी और सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम से होते हुए भी जो है सॉरी मैं रिपीट कर रहा हूँ, फ्यूजिफॉर्म इनिशियल पाई जाती हैं और जिनमें पेरिक्लिनल सेल डिविजन होते हैं और नई लेयर्स बनती है। साथ ही साथ रे इनिशियल पेरेन्काइमेटस सेल्स होती है, इनके डिवीजन से सेकेंडरी मेडुलरी रेज बनती हैं जो कि कट करती हैं, क्रॉस करती हैं सेकेंडरी फ्लोएम को एंड सेकेंडरी जाइलम को। तो ये एक पॉइंट बताना था मैंने आपको। और सेकंड, स्टील की मैंने कल बात बताई थी। स्टील, STELE, स्टील क्या है कि एंडोडर्मिस के अंदर जितने भी टिश्यूज हैं, एंडोडर्मिस के अंदर जितने भी टिश्यूज हैं, तो दे फॉर्म द कंबाइनली स्टील, उन्हें हम स्टील कहते हैं। तो स्टील के बाहर का पार्ट जो है उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन, और स्टील के अंदर का जो पार्ट है वो इंट्रा स्टीलर रीजन है। ओके, जनरली जो एंडोडर्मिस है उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं, एंडोडर्मिस जनरली कॉर्टेक्स का ही पार्ट है, ठीक है। तो ये कुछ एक पॉइंट्स थे बच्चों जो कि अपन ने कल की क्लास में कंप्लीट किए। और एक मैंने आपको बताया था जो स्प्रिंग के सीजन में जो जाइलरी एलिमेंट्स बनते हैं उनमें लार्ज कैविटीज होती है, वेसल्स के अंदर थिन वॉल्ड होते हैं, तो उन्हें हम स्प्रिंग वुड कहते हैं। जबकि एडवर्स कंडीशंस में, ऑटम कंडीशंस में या विंटर कंडीशंस के अंदर जो वेसल्स हैं वो ब्लॉक हो जाती है, ठीक है, या फिर उनकी जो वेसल्स की जो कैविटीज हैं वो कम रहती है, उनका जो ल्यूमेन है थिन वॉल्ड होती है। तो ऐसी वुड को हम क्या कहते हैं, ऑटम वुड कहते हैं, ठीक है। स्प्रिंग वुड को अर्ली वुड और ऑटम वुड को लेट वुड भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो सेकेंडरी जाइलम का जो सेंट्रल पार्ट है उसे हम हार्ट वुड कहते हैं, क्योंकि वो ब्लॉक होता है। रेनिन है, गम्स है, टेनिन है, इनके स्टोरेज के कारण से टाइलोसिस, पेरेन्काइमा के फूल के बनने को हम टाइलोसिस कहते हैं, तो वो ब्लॉक कर देते हैं कैविटीज को और डेड हो जाते हैं एलिमेंट, सेकेंडरी जाइलम के ये एलिमेंट, इन्हें हम हार्टवुड कहते हैं, जो कि ससेप्टिबल नहीं है पैथोजन के लिए, इन्फेक्शन के लिए, और ये वुड सपोर्ट देती है। जबकि इसके बाहर का जो पार्ट है सेकेंडरी जाइलम का उसे हम सेप वुड कहते हैं, जिनमें वेसल्स में कैविटीज पाई जाती हैं और वहां पर वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन भी होता है, तो उसे हम सेप वुड कहते हैं। तो ये कुछ एक छोटे छोटे पॉइंट है जो 2 मार्क्स के आ जाते हैं, तो ये आप जरूर रिवाइज करें। एंड कहीं भी नहीं है, कोई भी टॉपिक का एंड नहीं है। बायो अपने आप में बहुत वास्ट और बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है ये, तो इसमें जितना आप डिटेल में जाएंगे अपन जा सकते हैं इसके अंदर, है ना। लेकिन जितनी जो रिक्वायरमेंट थी, जितना हमें कॉम्पिटिटिव के हिसाब से करना था, वो हमने कंप्लीट किया है। आज मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, एनिमल की बॉडी कैसे स्ट्रक्चर होती है, कैसे बनती है, एनिमल टिश्यूज को पढ़ेंगे बच्चों। नेक्स्ट चैप्टर इज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है ये, तो आप बस इस चैप्टर को स्किप मत करना, लगातार बने रहना इस चैप्टर में, एनिमल टिश्यूज। हाँ, एनिमल टिश्यूज बच्चों, एनिमल टिश्यूज में सबसे पहले बात करेंगे टिश्यूज की। टिश्यूज क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स है। टिश्यूज क्या है बच्चों, ग्रुप ऑफ सेल्स है जो कि सिमिलर है अपने स्ट्रक्चर में, अपने फंक्शन में, तो ऐसे ग्रुप को हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। तो यानी कि जो लाइफ की या बॉडी की जो यूनिट है वो सेल है,
एक जैसी सेल जो स्ट्रक्चर में या फंक्शन में सिमिलैरिटी शो करते हैं, उनके एग्रीगेशन को हम टिश्यू कहते हैं। टिश्यूज के मिलने से ऑर्गन्स बनते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स के कोऑर्डिनेट होने से ऑर्गन सिस्टम बनता है, और फिर हमारी बॉडी बनती है। ओके, अब बच्चों कुछ टर्म्स हैं जैसे कि हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी मैं लिख देता हूं, हिस्टोलॉजी एनिमल टिश्यूज यस। बच्चों ध्यान से देखिए, अब हम बात करेंगे हिस्टोलॉजी की। द स्टडी ऑफ टिश्यूज, द स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। एनिमल टिश्यूज की स्टडी को हम क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। एनिमल टिश्यूज, जो एनिमल टिश्यू टर्म है वो किसने दी, बिचेट। बिचेट नाम के एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने एनिमल टिश्यू टर्म दी। प्लांट टिश्यू किसने दी, लास्ट चैप्टर में हम पढ़ा था हमने, नेहेमिया ग्रू। प्लांट टिश्यू टर्म किसने दी बच्चों, एन ग्रू ने दी, ध्यान रखना, ठीक है। तो जो एनिमल टिश्यू एन ग्रू ने दी, ठीक है। यहाँ पर अपन प्लांट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम एनिमल टिश्यूज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो एनिमल टिश्यू जो टर्म है बिचेट ने दी, और फादर ऑफ हिस्टोलॉजी भी बिचेट ही है, और टर्म हिस्टोलॉजी मेयर ने दी। डिटेल जो स्टडी है बच्चों, जो डिटेल स्टडी है एनिमल टिश्यूज की, इसे हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। अच्छा, एनाटॉमी भी टर्म आपने पढ़ी है, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ internal structure, study of internal structure of animals and plants is called anatomy। तो प्लांट एनाटॉमी में हम प्लांट की इंटरनल स्ट्रक्चर को समझते हैं, पढ़ते हैं, जबकि यहाँ पर हम एनिमल एनाटॉमी की बात कर रहे हैं। एनिमल्स की इंटरनल स्ट्रक्चर को, बॉडी को स्टडी करना, दिस इज कॉल्ड एनिमल एनाटॉमी। ओके, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी क्या है, एनिमल टिश्यूज को डिटेल में स्टडी करना, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी है। एंड जो फाउंडर है, जो फादर है या फाउंडर है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी के, वो है मार्सेलो मेलपिगी। कौन है बच्चों, मार्सेलो मेलपिगी है। ओके, अब हम बात करेंगे एनिमल टिश्यूज के टाइप्स। बच्चों ये जो टिश्यूज आप पढ़ेंगे तो उससे आपको एनिमल की बॉडी की सारी जो डिटेल है वो पता चलेगी कि कैसे बॉडी फॉर्म होती है, ठीक है।
टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज। टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज, इसमें बच्चों एनिमल टिश्यूज को हम 4 टाइप में डिवाइड करते हैं या डिवाइड किया गया है। एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यूज, सेकंड मस्क्यूलर टिश्यूज, मस्क्यूलर टिश्यूज, थर्ड कनेक्टिव टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज, एंड फोर्थ है नर्वस टिश्यूज। हाँ बच्चों ध्यान से देखिए, द एनिमल टिश्यूज आर क्लासिफाइड इन 4 टाइप्स। दे आर एपिथेलियल टिश्यूज, सेकंड मस्क्यूलर टिश्यूज, थर्ड कनेक्टिव टिश्यूज, फोर्थ नर्वस टिश्यूज। ओके बच्चों, तो ये 4 टाइप के टिश्यूज हैं। इनको हम डिटेल में इस पूरे चैप्टर में इन चारों टिश्यूज को डिटेल में पढ़ेंगे, इनके डिफरेंट टाइप्स को पढ़ेंगे। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेते हैं एपिथेलियल टिश्यूज। बच्चों एपिथेलियम में एपी का मतलब होता है अपॉन, मतलब ये अंडरलेइंग टिश्यूज के ऊपर, अंडरलेइंग टिश्यू लेयर के ऊपर ये टिश्यूज ग्रो होते हैं ना। एक छोटे से स्ट्रक्चर में बनाना चाहूंगा। मान लो ये सेल्स हैं, ध्यान से देखिए बच्चों, एपिथेलियल टिश्यू, एपी का मतलब होता है अपोन, यानी कि ये ऐसे टिश्यू हैं जो अंडरलेइंग टिश्यू लेयर के ऊपर ये ग्रो करते हैं। यहाँ पर मैंने एक स्केच बनाई है, जैसे कि ये सेल्स हैं, सेल्स के नीचे बच्चों बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है। एपिथेलियल टिश्यूज की अगर बात करें तो बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है। ये जो है बेसल लैमिना है, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है, ठीक है। इसके अलावा ये फाइब्रस लेमिना है,
जो कि रेटिक्यूलर या कोलेजन फाइबर्स का बना होता है, और ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड के अंदर सबमर्ज रहता है। यहाँ पर स्पेशली हाई ल्यूरोनिक जो एसिड है, ल्यूरोनिक एसिड है, हाई ल्यूरोनिक जो एसिड है, वो उसके अंदर ये रेटिकुलर एंड कोलेजन फाइबर्स पाए जाते हैं। इसे हम फाइब्रस लेमिना कहते हैं। और ये शीटेड होता है किसके ऊपर? कनेक्टिव टिश्यूज के ऊपर। किसके ऊपर होता है? कनेक्टिव टिश्यूज के ऊपर। यानी कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन का पार्ट है वो दोनों तरफ से जनरेट होता है, जो एपिथेलियल टिश्यू है या सेल लेयर है उससे भी, और कनेक्टिव टिश्यूज के द्वारा भी। ओके बच्चों, तो ये है। दूसरा, एपिथेलियल टिश्यूज के अंदर जो सेल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड होती हैं, और जिससे जो ब्लड वेसल है या लिम्फ वेसल है वो उसको पीर्स नहीं कर पाती है। तो यहाँ पर ब्लड की सप्लाई नहीं होती एपिथेलियल टिश्यूज के अंदर। हाँ, जो एपिथेलियल टिश्यूज हैं इनमें रीजनरेशन की जो है एबिलिटी होती है। ओके, अब हम बच्चों एपिथेलियल टिश्यूज के भी टाइप्स को पढ़ेंगे। मेनली जो एपिथेलियल टिश्यूज का फंक्शन है वो एब्जॉर्प्शन करना। एपिथेलियल टिश्यूज का क्या फंक्शन है बच्चों? एब्जॉर्प्शन करना, सिक्रेशन करना, प्रोटेक्शन करना। ठीक है, तो ये इनके फंक्शंस रहते हैं एपिथेलियल टिश्यूज के। तो पहले हम अपन टाइप पढ़ लेते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज को हम 2 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। 9th में आपने पढ़ा भी होगा इसको, यहाँ थोड़ा और डिटेल पढ़ेंगे हम। एपिथेलियल टिश्यूज, एपिथेलियल टिश्यूज के टाइप्स। फर्स्ट, सिंपल एपिथेलियल, सिंपल एपिथेलियल, सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज, सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज। एंड सेकंड है कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज। सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज एंड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज। तो फर्स्ट करते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज। बच्चों, जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज हैं ये सेल्स की सिंगल लेयर के बने होते हैं। सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज किससे बने होते हैं बच्चों? सेल्स की सिंगल लेयर से बने होते हैं, और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच रहते हैं। ठीक है, सेकेंड लेते हैं कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज। जो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज हैं ये सेल्स की मल्टीपल लेयर्स से बनते हैं, मल्टीपल 4 to 6 सेल लेयर्स के मिलने से बनते हैं ये, इसलिए इन्हें कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज कहते हैं। जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज हैं इनका मेनली फंक्शन है सिक्रेशन करना, एक्सक्रीशन करना। ठीक है, जबकि जो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज हैं ये प्रोटेक्शन देते हैं। सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज एब्जॉर्प्शन में भी रोल प्ले करते हैं, एब्जॉर्प्शन करवाते हैं, जबकि कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज प्रोटेक्शन देते हैं। ओके, तो बच्चों समझ में आ रहा है आपके? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज। अच्छा, इसको हम एपिथेलियम भी कह सकते हैं। फर्स्ट में लिख रहा हूं सिंपल एपिथेलियम। फर्स्ट बच्चों ले रहे हैं सिंपल एपिथेलियम, सिंपल एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम में सेल्स के टाइप्स के बेसिस पर, सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज भी सेल्स के टाइप्स के बेसिस पर, उसके अलावा सेल सरफेस पर अगर माइक्रोविलाय है या सीलिया है उस बेसिस पर भी इनके अलग अलग टाइप होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। सिंपल स्क्वैमस, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम।
हीलियम, सिंपल स्क्वेमस एपिथीलियम। सिंपल स्क्वेमस एपिथीलियम। ओके, तो मैं एक स्केच बनाता हूं। यस, 11th क्लास, इस डायग्राम को ध्यान से देखिए आप लोग। हाँ, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम में जो सेल्स हैं, मैंने आपको बताया कि सिंगल लेयर ऑफ सेल्स के बने होते हैं ये। तो जो सेल्स हैं वो स्क्वेमस शेप्ड होती है, बीच में से बल्ब और इनके जो एंड हैं वो टेपर्ड होते हैं। ठीक है, और ये क्लोज फिटेड होते हैं, क्लोजली फिटेड होते हैं, जैसे कि फर्श के ऊपर टाइल्स फिटेड होती हैं। इस पैटर्न के कारण से इसे हम पेवमेंट एपिथेलियम, इसे हम क्या कहते हैं, पेवमेंट एपिथेलियम, पेवमेंट एपिथेलियम और टिस्सिलेटेड एपिथेलियम, पेवमेंट एपिथेलियम और टिस्सिलेटेड एपिथेलियम भी कहते हैं, पेवमेंट एपिथेलियम और टेसेलेटेड एपिथेलियम भी कहते हैं। ओके बच्चों, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये कनेक्टिव टिश्यू है। तो जनरली ये सिक्रेशन में, एक्सक्रीशन में और रोल प्ले करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये एक पार्ट हो गया। सेकंड लेते हैं, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम का जो सेकंड टाइप है वो है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम में जो सेल्स होती हैं बच्चों वो क्यूब लाइक होती हैं। कैसी सेल्स होती हैं? क्यूब लाइक सेल्स होती हैं, और इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहते हैं।
ठीक है बच्चों, तो ये हो गई क्यूब लाइक सेल्स, क्यूबॉइड या क्यूब लाइक सेल्स। ठीक है, और न्यूक्लियस ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ये क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन है, जो कि सीटेड है या अटैच है कनेक्टिव टिश्यूज के ऊपर। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। और इनमें सिंपल, अगर सीलिया प्रेजेंट होते हैं इनकी सरफेस पर, तो सिंपल सीलेटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम कह सकते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है सिंपल कॉलमनर, सी जो टाइप है वो है सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, तो ये कॉलम शेप्ड सेल्स इनके अंदर पाई जाती है। इलोंगेटेड सेल्स होती हैं जिन्हें हम कॉलम सेल्स कहते हैं। और ये इनका न्यूक्लियस, ठीक है, और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन का पार्ट हो गया, जिसमें ये बेसल लेमिना और फाइब्रस लेमिना, और ये कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। अब इसमें भी अगर मान लो इनकी सरफेस पर सीलिया है, इनकी सरफेस के ऊपर यदि सीलिया पाए जा रहे हैं, ये देखिए बच्चों, इसे हम कहते हैं सिंपल सीलिएटेड एपिथेलियम। ये जो है ये सीलिया है, ये क्या है? इनकी सरफेस के ऊपर सीलिया है, तो इन्हें हम कहते हैं सिंपल सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम कहते हैं। और एक ब्रश बॉर्डर और है बच्चों, ब्रश बॉर्डर, ये सिंपल सीलिएटेड है। ठीक है, मैं लिख देता हूं, सिंपल सीलिएटेड कॉलमनर, सिंपल सीलिएटेड कॉलमनर, कॉलमनर एपिथेलियम, सिंपल सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। ओके, चलिए, एक ब्रश बॉर्डर में, ब्रश बॉर्डर का मतलब यह है कि इनकी सरफेस के ऊपर जो है प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, इस तरीके से माइक्रोविलाइज पाए जाते हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, माइक्रोविलाई होते हैं, प्रोजेक्शंस होते हैं, तो इन्हें हम ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम कहते हैं। ये देखिए, तो इसे क्या कहते हैं? ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनर एपिथेलियम कहते हैं, क्योंकि सरफेस के ऊपर माइक्रोविलाई जो है निकले रहते हैं, प्रोजेक्शंस निकले रहते हैं इनके, तो इसलिए इसे हम ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनर एपिथेलियम कहते हैं। और बाकी स्ट्रक्चर सेम है कि कॉलमनर शेप है और बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच्ड है और वो कनेक्टिव टिश्यूज के ऊपर है। ओके बच्चों, तो ये है ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम। ठीक है, चलिए फटाफट से आज का लास्ट बने रहना, 1 मिनट और लूंगा मैं आपका, 1 मिनट और लूंगा। सूडो स्ट्रेटिफाइड हम कर लेते हैं, मैं यही बना देता हूं डायग्राम। सूडो स्ट्रेटिफाइड डी, कई बार क्या होता है कि
कुछ सेल्स होती है सिंगल, एपिथेलियम तो सिंगल ही होती है, लेकिन कुछ सेल्स शॉर्ट होती हैं, वो इतनी शॉर्ट होती है कि सरफेस तक नहीं आ पाती। यस, ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर ये सिंगल लेयर ही है सेल्स की, लेकिन ये जो सेल्स हैं ये शॉर्ट हैं और टॉप सरफेस तक नहीं पहुंच पा रही है। तो जो अपीयरेंस आ रहा है, अपीयरेंस क्या आ रहा है, डबल लेयर का आ रहा है। तो इसे हम कहते हैं शूडो स्ट्रेटिफाइड। क्या कहते हैं बच्चों? शूडो शूडो स्ट्रेटिफाइड, शूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कहते हैं। क्या कहते हैं? शूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ओके, चलिए, तो ये जो पार्ट था ये था सिंपल एपिथेलियम का। जो कंपाउंड एपिथेलियम है वो कल की क्लास में करेंगे। आप सबसे मैं ये कह रहा हूं कि रेगुलर रहिए, आप लोग टाइमली ज्वाइन कीजिए और रेगुलर बने रहिए। ठीक है, 6 चैप्टर का असाइनमेंट बच्चों मैंने बना रखा है, ऑब्जेक्टिव मैंने बना लिया है। असाइनमेंट जो नीट के लेवल का है वो आपको मैं 1 से 2 दिन में सेंड कर दूंगा ग्रुप के अंदर। आप उसको अच्छे से तैयारी करना उसकी, उसमें आंसर की भी मैंने दे रखी होगी, पहले आप खुद सॉल्व करना 6 चैप्टर का असाइनमेंट। ठीक है बच्चों, आगे भी मैं आपको ऐसे ही ऑब्जेक्टिव सीट्स प्रोवाइड करवाऊंगा ना, जो कि आपको हर चैप्टर के साथ में कॉम्पिटिटिव पार्ट को आपको तैयारी करने का मौका देगा। और आप खुद भी अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते हैं तो इससे आपका नॉलेज जो है इंप्रूव होता चला जाएगा। पहले अपन को कॉन्सेप्ट समझना है, पहले कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करना है। ठीक है, सेम डे उसको एनसीईआरटी से रिवाइज करें, क्योंकि नीट का पेपर एनसीईआरटी बेस्ड होता है। और उसके बाद में एडिशनल आप जो मेरे नोट्स हैं और एक्स्ट्रा कंटेंट है वो भी पढ़ें। तो बच्चों मैं आपको ये श्योरिटी दिला रहा हूँ कि आपका जो बायो का पार्ट है वो 11th-12th में इतना स्ट्रॉन्ग तैयार हो जाएगा कि आफ्टर 12th आप जो भी कंपटीशन एग्जाम देंगे वो आप अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। ओके, चलिए, ओके बच्चों, मैं क्लास को रोकता हूँ।